Hello everyone, welcome to our channel College Tutor. I hope you're all doing well. हम लोग आज मैनेजरल इकोनॉमिक्स या फिर इसको बोल सकते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 ले रहे हैं। हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैनेजरल इकोनॉमिक्स की ऑलरेडी कवर कर रखी हैं, लेकिन क्योंकि एक नया सेशन है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग दोबारा से सारी वीडियोस को एक फ्रेश स्टार्ट दें। तो आप होप आपको ये पसंद आए, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप मुझे कुछ सजेशंस देना चाहते हैं, कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको PDFs मिल जाएंगी और जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी अपडेट्स भी मिल जाएंगी। आप कॉलेज ट्यूटर के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ मेरा चैनल गुरप्रीत कौर उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप चैनल को ज्वाइन कर सारी अपडेट्स ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। हम लोग मीनिंग से बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फुल कवर किया जाएगा, आपकी हर एक टॉपिक को लिया जाएगा। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स, आपको वैसे नाम से तो पता लग ही रहा होगा कि यहाँ पर दो शब्दों की बात हो रही है, यानी कि बिजनेस पर जब हम लोग इकोनॉमिक्स की थ्योरीज को अप्लाई करते हैं तो हम बिजनेस इकोनॉमिक्स उसे बोलते हैं। बेसिकली जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं ना, तो हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट्स पढ़ते हैं, बहुत सारी थ्योरीज पढ़ते हैं, बहुत सारे टूल्स पढ़ते हैं, लेकिन जब इन सारी चीज़ों को अप्लाई किया जाता है ना, जब इन चीज़ों को अप्लाई किया जाता है, किन चीज़ों पर? डिसीजन मेकिंग पर, जो कि मैनेजर्स लेते हैं। कौन से मैनेजर्स? जो कि बिजनेस में होते हैं। तो जब बिजनेस में ये सारी चीज़ें अप्लाई करी जाती हैं इन मेकिंग डिसीजन, तब हम इसको बिजनेस इकोनॉमिक या फिर मैनेजर इकोनॉमिक्स के नाम से बोलते हैं। क्योंकि आप सबको पता है, हम लोग जब भी किसी भी क्लास में हमने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, सबसे पहली चीज़ हमने क्या पढ़ी थी कि जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्केयर होते हैं, यानी कि बहुत कम होते हैं, और उन रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने पर ही हमें बेनिफिट मिल पाता है। तो यहाँ पर जब मैनेजर्स उन रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल करें कि बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स हो, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स हो, तो वो रिसोर्सेज और वो डिसीजन सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम इकोनॉमिक्स के टूल्स की, थ्योरीज की, कंसेप्ट्स की बात करते हैं, तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि हम बिजनेस इकोनॉमिक्स को ही क्यों बात कर रहे हैं। मतलब हम हमेशा यही क्यों बात कर रहे हैं कि डिसीजन सही होना चाहिए। वो इसलिए सही होना चाहिए क्योंकि जब हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में डिसीजंस को सही लेंगे तो हमारी इकोनॉमी और हमारा बिजनेस दोनों ही सही चल पाएंगे। यानी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स एक ब्रिज हमें देता है, एक लिंक हमें देता है हमारे बिजनेस और हमारी इकोनॉमिक्स को सही से चलाने के लिए। अगर दोनों ही सही चलेंगे तो क्या होगा? तो हमारी इकोनॉमी भी बढ़ेगी और बिजनेस को भी साथ साथ में प्रॉफिट होता रहेगा। ठीक है, तो इसमें बिजनेस का भी फायदा होगा और इकोनॉमी का भी फायदा होगा। एज अ ह्यूमन बीइंग, अगर हम अपने रिसोर्सेज को सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारी फ्यूचर जनरेशन उस रिसोर्सेज को उनको मिल ही नहीं पाएंगे रिसोर्सेज। इसीलिए साथ ही साथ जब हम बात करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, तो उसको सही से कंज्यूम करने के साथ साथ उसको सही से प्रोड्यूस करना भी ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग हमेशा बिजनेस को साथ लेके चलते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में सिर्फ यही बात नहीं होती कि गुड्स को सही से कंज्यूम करो ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन को वो मिल पाए, इसके साथ साथ ये भी कि हम उसको प्रोड्यूस भी सही से करें। ठीक है, तो आइए रीड कर लेते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? एक अप्लाइड इकोनॉमिक्स है। क्या है? एक अप्लाइड इकोनॉमिक्स है, और साथ ही साथ इकोनॉमिक स्टडी है ह्यूमन बींग्स की in producing and consuming the goods and services in the midst of scarcity of resources. As we have already studied कि बहुत ज़्यादा resources कम हैं और उनको सही से इस्तेमाल करना ही business economics की एक basic aim होगा। ठीक है, चलिए अब इकोनॉमिक की जब हम बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ इसी पर नहीं है कि हमें बिल्कुल अच्छे से सही रखना है, गुड्स को सही से प्रोड्यूस करना है, बट वो दोनों ही चीज़ों पर फोकस करेगी, यानी कि माइक्रो पर भी इस्तेमाल करेगी और मैक्रो पर भी। अब इसका क्या डिफरेंस है? सिंपल सी बात है, माइक्रो मतलब छोटी चीज़ें, यानी कि जब हम स्मॉलर इकोनॉमी की बात करते हैं। अब इसका एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, जैसे कि हम लोग डिसीजन लेते हैं बिजनेस के, तो वो डिसीजंस हो सकता है आपके जो इनर सर्कल में है, यानी कि आपके शेयर होल्डर्स हो गए, आपके सप्लायर्स हो गए,
आपके एम्प्लॉयज़ हो गए, आपके मैनेजर्स हो गए, आपके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, वो डिसीजन सबको अफेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग माइक्रो एनवायरनमेंट की बात करते हैं, ऐसे ही वो डिसीजंस आपके बिजनेस के जो लीगल, जो इकोनॉमिक, जो हम एनवायरनमेंट पढ़ते हैं, ये सारे टेक्नोलॉजी, इन सबको भी अफेक्ट करेगा। तो इसीलिए इकोनॉमी को सारी चीज़ों के साथ डील करना होता है। किस किस के साथ? इट डील्स विद द ऑपरेशन ऑफ अ कंज्यूमर, अ फर्म इन्वॉल्विंग डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी, रेवेन्यू, कॉस्ट एंड ऑफ कोर्स द प्रॉफिट, जो कि एक मेन एम होगा किसी भी बिजनेस का, ठीक है। इकोनॉमिक कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, थ्योरी ऑफ फर्म आर एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इकोनॉमिक्स। देखिए ये सब तो आप रीड कर सकते हैं, मेरा काम आपको समझाना है, क्योंकि अब तक आप बिजनेस इकोनॉमिक्स को बेसिक से तो ये समझ गए होंगे कि ये एक्चुअली है क्या, ठीक है। इसको रीड तो आप खुद भी कर सकते हैं। अब इकोनॉमी की जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसकी ब्रांचेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, चाहे आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे जा रहे हो ना, तब भी ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक है। देखिए देखिए, सबसे पहले है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और एक होती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स थोड़ी सी डिस्क्रिप्टिव की बात करती है। डिस्क्रिप्टिव यानी कि सिर्फ डेटा की, फैक्ट्स की, जिसको हम बोलते हैं नंबर्स की, ठीक है। आपका डेटा क्या है, आपके फैक्ट्स क्या हैं, ये बताती है कि जो आपके डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। अब वेरिएबल्स यहाँ कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि आपके रेवेन्यू, आपका कॉस्ट, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। कोई भी वो वेरिएबल, वो फैक्टर जो भी बिजनेस को इफेक्ट करेगा, वो उसका वेरिएबल है। तो जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो हमें डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में कॉज एंड इफेक्ट बताती है। यानी कि अगर मैं एक डिसीजन लेती हूँ, उसका क्या कॉज पड़ेगा एक मेरे प्रॉफिट पर, ठीक है। तो ये कॉज है और ये मेरा इफेक्ट है, तो मैं ऐसा डिसीजन लूँ कि उसका इफेक्ट अच्छा है, तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमें बताती है। बट ऑन द अदर हैंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमें सिर्फ ओपिनियंस, वैल्यूज और जजमेंट्स की बात करती है, ठीक है। ये मतलब डेटा में बिलीव नहीं करती, ये नंबर्स में बिलीव नहीं करती। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इस पर्सन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, यानी कि अब उसको क्वालिटी को आप क्या कहोगे कि इसकी क्वालिटी 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे तो कभी नहीं कहते ना, हम कहते हैं अच्छी है। पर हम अच्छी को अपनी जजमेंट्स या अपने ओपिनियंस की तरफ से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि मेरी जजमेंट 2 है, तो वो तो रैंक हो गई, फिर तो यहाँ पर फैक्ट्स की बात हो गई, डेटा की बात हो गई, नंबर्स की बात हो गई, फिर तो यहाँ पर क्वांटिटी की बात हो गई, ठीक है। तो जब हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो वो बात करता है क्वांटिटी की, लेकिन जब हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो वो बात करता है क्वालिटी की, आपके ओपिनियंस की, ठीक है। ये सब्जेक्टिव है नेचर में, आप ध्यान रखना। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जब भी आप सब्जेक्टिव कहीं पर देखते हो ना, तो वो हमेशा आपका क्वालिटेटिव होता है, यानी कि वो आपकी क्वालिटी बताता है। और जब भी आप किसी चीज़ के बारे में ऑब्जेक्टिव देखते हो, जैसे हम लोग ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं देते, एमसीक्यूज, उसमें क्या होता है, या तो नो होगा या तो यस होगा, उसमें आप कुछ डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब वहां पर आप सिर्फ नो पर टिक कर सकते हो या यस पर टिक कर सकते हो, या जो आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं उनमें से किसी एक पर टिक कर सकते हो। तो वो क्या होता है, क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्या होता है, क्वांटिटेटिव। ये बेसिक है, ये आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, ये सिंपल सी नॉलेज है जो आपको होनी चाहिए, ठीक है। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की आगे बात करते हैं, तो ये हमें बताता है कि एक्चुअली क्या है, क्योंकि ये कॉजल रिलेशनशिप की बात बता रहा है, तो ये बता रहा है कि एक्चुअली आपके वेरिएबल्स आपकी फॉर्म को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आपको ये बताता है कि क्या होना चाहिए था। आपको ओपिनियन बता रहा है कि हो सकता है आपने जो डिसीजन लिया वो गलत लिया। ये आपको नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बता रहा है अपने ओपिनियंस, अपने वैल्यूज की तरफ से, ठीक है। यहाँ पर स्टेटमेंट जो होती है वो प्रूफ हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो वहां पे हम चीज़ों को प्रूव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम प्रूफ नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप क्या किसी की क्वालिटी को टेस्ट कर सकते हो? आज एक ह्यूमन बीइंग अच्छा है, कल वो आपको बुरा लग सकता है, उसको आप टेस्ट नहीं कर सकते, उसको आप पेपर नहीं पे नहीं दिखा सकते कि उसकी क्वालिटी कैसी है। यहाँ पर इकोनॉमिक इश्यूज को डिस्क्राइब किया जाता है, यहाँ पे सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ योर जजमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ योर वैल्यूज। एक और बात देख लेते हैं पॉजिटिव और नॉर्मेटिव का। पॉजिटिव क्या है, इज, वॉज एंड विल बी। क्या बता रहा है, ये डिस्क्रिप्टिव बता रहा है, डिस्क्रिप्टिव है।
और यहाँ क्या बता रहा है, नॉर्मेटिव आउट टू बी या शुड बी, ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, ये फैक्ट्स पर बेस नहीं होता है, ये सिर्फ आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है। और ध्यान रखना कि जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो नैरो है, क्योंकि वो सिर्फ जजमेंट की बात कर रहा है, वैल्यूज की बात कर रहा है। लेकिन जब हम प्रूफ मांग रहे हैं किसी से तो वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमें देता है। ठीक है, आई होप समझ आया हो। ये भी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, बहुत सारी डेफिनेशंस अलग अलग ऑथर्स ने दी हैं और उनको आप जाकर अपनी बुक्स में भी सर्च कर सकते हो। आई होप आप सबके पास बुक होगी और वहाँ पर आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि एडम स्मिथ ने क्या बोला है, अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला है। लेकिन ये बात जानना ज़रूरी है कि किसने कब बोला है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें ये ईयर फंसाते हैं। हमें ये बताना होता है कि ये डेफिनेशन किसने दी है। तो जो वेल्थ की डेफिनेशन है, जो वेल्थ से रिलेटेड डेफिनेशन है, वो दी है एडम स्मिथ ने 1776 में। तो सबसे पहली जो होंगे वो एडम स्मिथ ने दी है। सेकेंड है 1890 में वेलफेयर की डेफिनेशन, जो कि अल्फ्रेड मार्शल ने दी है। 1932 स्कैरसिटी की डेफिनेशन रॉबिन्स ने दी है। 1948 growth definition Samuelson, and modern definition has been given by AC Das. आइए हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक, फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिफोर स्टार्टिंग द प्रिंसिपल्स, मैं आपको कुछ बिजनेस इकोनॉमिक्स के नेचर या करेक्टरिस्टिक्स बनाना चाहती हूँ। ये एक्चुअली थ्योरी है और ये आपको मेरी PDF में मिल जाएगा, लेकिन आप रीड ना करो तो ये भी हो सकता है। तो इसलिए मैं थोड़ी सी आपको चीज़ें समझा देती हूँ कि बिजनेस इकोनॉमिक्स के करेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स या नेचर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो आता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स एक साइंस है। अब हम इसको साइंस क्यों बोलते हैं? हम इसको साइंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे डिसीजंस जो है ना, वो हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट करने वाले हैं, हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए हेल्प करने वाले हैं। तो यहाँ पर साइंटिफिक मेथड होना, साइंस होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि साइंस जो होती है ना, वो वैलिडिटी के बारे में बताती है। कोई भी चीज़ साइंटिफिक होती है तो हम उसको ज़्यादातर वैलिड मानते हैं। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, अब वो अगर वैलिड होगी तो हम उस पर जल्दी बिलीव करेंगे, उसको अप्लाई अच्छे से करेंगे। तो इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स को एज अ साइंस भी देखा गया है। उसके बाद ये एक माइक्रो इकोनॉमिक्स पर बेस्ड है, जैसे हमने अभी प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ा ही कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की भी बात करता है। ये हमें को बताता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो खुद के गोल्स हैं वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने उनके आउटर, यानी कि जो उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जितना इम्पोर्टेंट वो है, उसके खुद के गोल्स यानी कि इंटरनल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तीसरी चीज़ जो हम इसमें देख सकते हैं वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स का आर्ट होना। जैसे हम बोलते हैं ना, इट इज़ एन आर्ट एज वेल एज एन साइंस। सो आई एम सॉरी, इट इज़ एन आर्ट एज वेल एज एन साइंस। तो दोनों ही चीज़ें होती है, चाहे वो आर्ट हो चाहे वो साइंस हो। अब आर्ट क्यों बोला गया है? आर्ट इसलिए बोला गया है क्योंकि जब हम कोई भी रूल्स बनाते हैं, कोई भी टूल्स की बात करते हैं, कोई भी थ्योरीज की बात करते हैं, इन सबको जब हम अप्लाई करते हैं, जब हम एप्लीकेशन करते हैं, तो वो किस तरीके से अप्लाई हो रही है वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। हर किसी की बस की बात नहीं होती एक अच्छा डिसीजन लेना फॉर्म में, ऐसा डिसीजन लेना जो आपको प्रॉफिट्स कमा के दे रहा है। तो वो डिसीजन लेना भी एक स्किल है, एक आर्ट है, और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना भी उसी की तरह से इम्पॉर्टेंट है। तो उसको एप्लीकेशन देने को हम लोग आर्ट बोलते हैं। आई होप समझ आया हो। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि जैसे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स को इंक्लूड कर रही है, वो मैक्रो का भी एनालिसिस करती है। यानी कि मैक्रो एनालिसिस का मतलब होता है कि चाहे वो आपकी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो, चाहे वो आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो, चाहे वो आपका सोशल एनवायरनमेंट हो या सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे आपका लीगल हो, चाहे आपका एनवायरमेंटल हो, पेस्टल जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये सारी चीज़ों का भी एनालिसिस इकोनॉमिक्स हमें प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स थे, कुछ नेचर की बात हमने करी। ठीक है, अब हम अपना शुरू करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स।